सुनिए जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं वो कह रही थी, घर में कोई सब्जी नहीं है तो बाजार जाकर सब्जी ले आइए, क्योंकि आज विनय और पिंकी दोनों घर आ रहे हैं, वो भी इतने समय बाद। तो दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। और साथ में आपका छोटा सा पोता राज भी आ रहा है, तो जाकर बाजार से सामान ले आइए ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना सकूं। सुन रहे हैं आप? शांति जी ने अपने पति आलोक जी से कहा, जो कि खिड़की की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और एकटक आकाश में देखे जा रहे थे। शांति जी ने आलोक जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तब आलोक जी ने कहा, सब सुन रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो सच में समझ नहीं आता। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा बेटा और बहू अपनी खुशी से यहाँ आ रहे हो। वो तो उनका कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया था सब डूब गया, इसलिए वो यहाँ आ रहा है, वरना वो तो हमें मरते दम तक भी ना पूछता। और तुम फिर भी इतना खुश हो रही हो। फिर शांति जी ने आलोक जी से कहा, आप भी ना बस एक बात को लेकर बैठे रहते हैं। छोड़िए भी अब उस बात को, बच्चों से गलतियां हो जाती है और फिर देर सवेर ही सही उसे अकल तो आ गई ना, तभी तो अपने घर वापस आ रहा है। इस बार वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चित रहिए। आलोक जी शांति जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी बात सही साबित हो और वो फिर से हमें छोड़कर ना चला जाए। काश कि ऐसा ही हो, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। हाँ शांति, तुम कुछ सामान मंगा रही थी ना, मैं बाजार से ले आता हूँ। शांति जी ने सामान का पर्चा और थैला आलोक जी के हाथ में थमा दिया और आलोक जी बाजार से सब्जियां और बाकी का सामान ले आए। जैसे ही वे सामान लेकर आए तो शांति जी ने शाम के लिए बढ़िया बढ़िया खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, जबकि आलोक जी बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि उनका बेटा बरसों बाद उनके घर आ रहा था। शांति जी किचन का काम खत्म करके आई और आकर आलोक जी के पास बैठ गई। आलोक जी अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तब शांति जी ने आलोक जी से कहा, इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या सोच रहे हो? मुझे भी बताइए। तब आलोक जी ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा बेटा जब आखिरी बार यहाँ आया था तब भी अपने मतलब से ही आया था, कहीं इस बार भी वो अपने किसी मकसद से ना आ रहा हो। बस यही सोच रहा हूँ कि वो यहाँ इस बार क्यों आ रहा है। तब शांति जी बोली, पुरानी बातों को जाने भी दीजिए, किसी भी वक्त बच्चे घर आते ही होंगे और आप उनके बारे में अपने मन में कैसी कैसी बातें लाते हैं। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। कि तभी डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनका बेटा विनय और बहू पिंकी दरवाजे पर खड़ी थी। पिंकी ने घर में घुसते ही अपनी सास के पैर छुए और विनय ने भी। दोनों ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया कि तभी पीछे से 8 साल का छोटा बच्चा राज दादी दादी चिल्लाते हुए दौड़ा आया और आकर शांति जी के गले लग गया। शांति जी भी उसे गोदी में उठाया और दुलारने लगी। तब विनय ने अपनी माँ से कहा, माँ, पापा कहाँ है? शांति जी ने खिड़की की तरफ इशारा किया और विनय और पिंकी उनसे मिलने के लिए बालकनी की तरफ गए। वे दोनों जाकर उनके पैर छूने लगे, पर आलोक जी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनका बेटा विनय और पिंकी दोनों जाकर शांति जी से बातें करने लगे। विनय ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? पापा कुछ नाराज से हैं, ढंग से बात भी नहीं कर रहे। तब शांति जी ने कहा, कुछ नहीं, बस तू इतने दिनों बाद आया है ना, इसलिए थोड़ा नाराज है। तू तो विदेश जाकर हमें भूल ही जाता है और राज को हमसे मिले हुए कितना समय हो गया। जब ये छोटा सा था 3 साल का, इसे लेकर तब तो यहाँ आया था और तब से लेकर अब तक तुझे यहाँ झांकने की भी फुर्सत नहीं मिली। तब विनय बोला, क्या करूँ, काम ही इतना है। अब काम को ना देखो तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? आप तो समझती है, काम भी तो जरूरी है। शांति जी ने भी गर्दन हिला दी और राज को लेकर अंदर चली गई।
इधर विनय और पिंकी भी अपनी माँ के साथ साथ चल दिए। अंदर बैठकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। आलोक जी बाहर घूमने के लिए निकल गए, ये कहकर कि शांति तुम खाना खिला देना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा तो इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना। शांति जी ने विनय और उसके परिवार को नाश्ता कराया और समय से खाना पीना खिलाया। इसके बाद विनय और पिंकी एक कमरे में आराम करने चले गए। साथ में राज भी था। खाना खाने के बाद शांति जी ने कहा, तुम दोनों सफ़र से आए हो तो बहुत थक गए होंगे, इसलिए आराम कर लो, यहाँ का काम मैं निपटा लेती हूँ। तो वे दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए। आलोक जी आए तब शांति जी ने खाना लगाया और वे दोनों भी खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। जब शांति जी किचन का काम निपटाकर कमरे में गई तो देखा कि आलोक जी अब भी सोच में डूबे हुए थे, जिन्हें देखकर शांति जी ने आलोक जी से कहा, आप परेशान क्यों हैं? जब से मैंने आपको विनय के आने के बारे में बताया है तब से आप इसी तरह सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? तब आलोक जी ने बताया। वे बोले, शांति, मैं जानता हूँ कि विनय तुम्हारा बेटा है और उसके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार है, लेकिन मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि विनय कितना स्वार्थी है। तुम अपनी ममता के मोह में आकर ये सब भूल चुकी हो कि उसने पिछली बार हमारे साथ क्या किया था। जब वो पिछली बार यहाँ से अपने परिवार को लेकर गया था तब उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। फिर अचानक अब उसका यहाँ लौट आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें याद नहीं क्या कि उस दिन हमारे साथ क्या कुछ किया था? तब शांति जी भी सोच में पड़ गई और बोली, याद तो मुझे सब कुछ है कि उसने उस दिन क्या क्या किया था और किस तरीके से उसने हमारी बेइज्जती की थी और अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया था। दरअसल यही सब सोचते हुए शांति जी अपने अतीत में चली गई। शांति जी और आलोक जी दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। आलोक जी शहर में एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और शांति जी एक सामान्य गृहिणी थी। ऐसा नहीं था कि शांति जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वो घर में ही रहा करती थी। अपने बच्चों का ध्यान रखती धीरे धीरे समय बीतता रहा और उनका बेटा विनय बड़ा हो चला। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद विनय की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। इसके बाद विनय के बर्ताव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। दरअसल आलोक जी और शांति जी दोनों एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। पिछले कई वर्षों से भी किराए पर ही रह रहे थे और उन्हें एक ही जगह पर रहते रहते बहुत समय हो गया था। उनका घर शहर में ही एक सरकारी बिल्डिंग में छोटा सा फ्लैट उन्होंने किराए पर ले रखा था, जिसका कारण था कि उसका किराया काफ़ी कम था और इसलिए वो इतने वर्षों से इस बिल्डिंग में रह रहे थे। लेकिन शायद विनय की नौकरी के बाद उसे इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक कि एक दिन उसने कहा भी था कि माँ, हमारा घर कितना छोटा है, मैं अपने ऑफिस के किसी दोस्त को बुला भी नहीं सकता, वरना सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं कितने छोटे घर में रहता हूँ। तब शांति जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े बहुत दिन और रुक जा, क्या पता ईश्वर हमारी सुन ले और हम एक नए अच्छे मकान में चले जाएं। लेकिन विनय ये सब बातें पिछले 2-3 सालों से सुनता ही आ रहा था, तो वो वहाँ से उठकर चला गया। हालांकि उनका घर इतना भी छोटा नहीं था। उस फ्लैट में 2 कमरे, किचन, वॉशरूम, बालकनी सभी सुविधाएं थी। लेकिन शायद विनय के अन्य दोस्तों के घर जितने बड़े होंगे उनके मुकाबले वह बहुत छोटा था और विनय अपने दोस्तों के घर आता जाता रहता था, तो शायद इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी। पर शांति जी ने उसे कई बार समझाया भी कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसा भी हो, है तो घर ही, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और फिर अब तो तेरी नौकरी लग गई है, धीरे धीरे हम घर भी ले लेंगे, जो कि इससे बड़ा भी होगा और अपना भी होगा। लेकिन विनय के दिमाग में तो कुछ और ही था। जैसे जैसे टाइम बीता, विनय के लिए घर वाले लड़के देखने लगे। उनमें से एक पिंकी नाम की लड़की विनय के लिए पसंद आ गई
और कुछ समय बाद विनय की शादी पिंकी से कर दी गई और अब पिंकी इस घर में बहू बनकर आई। पिंकी के आने के बाद तो जैसे विनय का बर्ताव दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता गया, जबकि पिंकी सबके साथ सामान्य व्यवहार किया करती थी। और एक दिन छोटी सी बात पर पिंकी और उसकी सास शांति जी में बहस हो गई। विनय ऑफिस से लौटा और इस बात को लेकर वो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते विनय को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अशोक जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने जब विनय को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए देखा तो आलोक जी बोल पड़े, विनय, ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुझे शर्म नहीं आती कि माँ से किस तरह बात करनी चाहिए? तो इस पर विनय अपनी माँ के साथ साथ अपने पिता से भी बदतमीजी करने लगा और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि विनय ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। इसके बाद से आलोक जी के मन में विनय के प्रति प्रेम भावना लगभग खत्म सी हो गई थी। उसके बाद विनय अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को लेकर इस घर से चला गया और शहर में ही किसी अच्छी बिल्डिंग में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। अब से 3 साल पहले जब कोरोना के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी और उसके खाने के भी लाले पड़ गए थे, तब वो अपने परिवार को लेकर अपने माँ बाप के पास वापस आया था। और तब भी शांति जी ऐसे ही खुश हो रही थी कि इस बार उनका बेटा वापस आ गया है और वो अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। विनय सिर्फ अपने मतलब से वहाँ आया था क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई और सहारा नहीं था और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भर सके। तो इसलिए वो अपने माँ बाप के पास आया था। और उस वक्त भी लगभग साल भर रहने के बाद वो जब गया था तब तक शांति जी और आलोक जी की सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी और जो कुछ भी पैसे बचे थे वो विनय ने ये कहकर मांग लिए कि माँ, जब मेरे पास बाद में पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। पिंकी और राज के साथ पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और फिर दोबारा से जब उसकी नौकरी लग गई तो वो फिर से अपने परिवार को लेकर और उस छोटी सी जगह को छोड़कर वहाँ से चला गया था और अब 5 साल बाद वापस लौटा था, जाने किस कारण से। बस आलोक जी तब से यही सोचे जा रहे थे कि आखिर इस बार विनय वापस क्यों लौटा होगा। तभी आलोक जी शांति जी से बोले, हाँ शांति, अब मुझे समझ आया कि विनय हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि अब हम उस छोटे से घर में नहीं रहते। अब तो हमने ये बड़ा मकान खरीद लिया है ना, इसलिए विनय यहाँ आया है। और वो जितना स्वार्थी है तुम देख लेना, वो किसी भी तरीके से इस घर को हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो इसी इरादे से आया होगा, इसलिए हमें कुछ तो करना होगा। बस शांति जी ने तुरंत इस बात का जवाब दिया कि आप मेरे बेटे को गलत समझ रहे हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो हमारे पास आया है। और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। तब आलोक जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो हम अपना सब कुछ अपनी मर्जी से अपने बेटे के नाम कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है। शांति जी ने भी बिना कुछ सोचे हामी भर दी और अब विनय और पिंकी 2-4 दिन के लिए रहे और फिर चले गए। घर देखकर वो बहुत खुश हुए और विनय ने तो कहा भी था, माँ, आपका घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा है। मैं हमेशा से ही एक ऐसा घर चाहता था। अब जब घर बड़ा हो ही गया है तो मैं और पिंकी भी उस किराए के मकान को छोड़कर यहीं आ जाएंगे और आप दोनों के साथ ही रहेंगे, ठीक है ना माँ? शांति जी भी खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये घर तेरा ही तो है और भला इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमारा जो कुछ भी है बस तेरा ही तो है। विनय भी बड़ा खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर चला गया। पिंकी और राज भी साथ चले गए और घर पहुंचते ही विनय ने अपनी माँ को फ़ोन किया और अगले हफ्ते सारा सामान लेकर वो घर आ जाएगा। अपनी माँ को उसने पहले ही सूचित कर दिया। शांति जी ने जब इस बारे में
आलोक जी को बताया तो आलोक जी ने शांति जी को पहले से ही सावधान रहने के लिए कहा और कहा कि वो अपने बेटे की बातों में आकर कहीं ये घर उसके नाम ना कर दे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अच्छे से समझाया, क्योंकि आलोक जी ने ये नया घर अपनी पत्नी शांति जी के नाम पर ही लिया था और शांति जी ठहरी एक सरल और साधारण स्वभाव की महिला, जिस प्यार के वशीभूत होकर वो कुछ भी कर बैठी थी और अपने बेटे के प्रेम में तो वो कुछ भी कर सकती थी। तो ये घर उसके नाम करना कौन सी बड़ी बात थी। बस आलोक जी ने अपनी पत्नी को सचेत किया और देखते ही देखते समय बीता और विनय, पिंकी और राज तीनों घर आ गए। घर आने के बाद शुरू में तो पिंकी और विनय दोनों अभी माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे और राज तो अपने दादा दादी का दुलारा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे रिश्तों में परिवर्तन होता रहा, या ये कहे कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहा। दरअसल विनय ऑफिस जाया करता था, लेकिन पिंकी घर में ही रहती थी। राज के स्कूल जाने के बाद पिंकी कुछ भी नहीं करती थी। पिंकी को धीरे धीरे कुछ नए करने की आदत पड़ती जा रही थी। वो पूरा दिन टाइम पास करती रहती और अपनी सास का काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। शुरू में जब पिंकी और विनय यहाँ आए थे तब पिंकी से शांति जी ने बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं कहा था और शुरू के 2-3 दिन तो शांति जी ने ही सबके लिए खाना पीना बनाया और सब काम खुद ही किया। लेकिन देखते देखते हफ्ता बीत गया और पिंकी कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेती। हफ्ते 2 हफ्ते और देखते देखते पूरा महीना बीत गया। पिंकी कुछ नहीं करती और बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करने का मन होता तो वो राज के लिए कुछ खाने पीने को बना दिया करती थी, वो भी कभी कभी, वरना तो राज को स्कूल के लिए तैयार करने से भी वो बचती ही थी और उस काम को भी वो अपनी सास पर डालने लगी। शांति जी भी शुरू में तो कुछ ना बोली, लेकिन कब तक वो चुप रह सकती थी। आखिर उनकी भी उम्र हो चली थी और ऐसे में उन्हें अपने और आलोक जी के लिए सारा काम करना ही भारी लगता था। और अब तो 4 लोग और बढ़ गए थे और उनकी बहू थी कि कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही थी। शांति जी ने पिंकी से कहा, पिंकी अपने कमरे में लेटी रहती हो, बोर नहीं होती? कमरे से बाहर निकलकर मेरा भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो, जिससे तू बोर भी नहीं होगी और मेरा काम भी हो जाएगा और फिर दोनों समय से ही फ्री हो जाया करेंगे। बस उनका इतना कहना था कि पिंकी ने उन्हें उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए मम्मी जी, यहाँ आई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी नौकरानी हूँ और घर के सारे काम करूँगी। हमारे आने से पहले भी तो आप घर का काम किया करती थी ना, फिर अब कौन सी आफत आ गई? आप इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा मत कीजिए। तब से कर रही थी ना, वैसे ही अब भी कर लीजिए। मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द रहने लगता है, तो अब ये सब काम मुझसे नहीं होते। और फिर वैसे भी मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि आपका काम कर सकूं। इतना कहकर पिंकी वहाँ से चली गई और शांति जी वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई कि तभी वहाँ आलोक जी आ गए और उन्होंने शांति जी की तरफ देखा तो बोला, क्या हुआ शांति, सब ठीक तो है? शांति जी ने आलोक को कुछ नहीं बताया और मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चल दिए आप? तब आलोक जी ने कहा, कुछ नहीं, बस बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ काम है, तुम बताओ, कुछ सामान मंगाना हो तो ले आता हूँ। तब उनका बेटा विनय आया और बोला, नहीं पापा, कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। अब से माँ को अगर कुछ भी चाहिए होगा तो माँ मुझे बता देगी, मैं सामान ले आऊँगा। आप अपना काम निपटाएं। माँ, आज के बाद आपको कुछ भी सामान मंगाना हो तो आप मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊँगा। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। शांति जी इधर ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनका बेटा अब घर की जिम्मेदारियों को उठा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। इधर विनय जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो पिंकी उसके सिर चढ़ बैठी और गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? मुझे तुम्हारे माँ बाप ने समझ क्या रखा है? देखो, तुमने मुझसे कहा था
कि हम यहाँ कुछ दिन के लिए ही रहेंगे इन बुड्ढों के साथ, उसके बाद तुम इन लोगों को घर से बाहर निकाल दोगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। उल्टा ये बुड्ढा बुड्ढी हम पर ही रोब झाड़ रहे हैं। तब विनय अपनी पत्नी से बोला, चुप कर पागल औरत, यही तो बात है कि तुम लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आती। अरे कभी सब्र करना भी सीख लो। हर काम तो तुम्हें तुरंत चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो ये घर तो हमारे हाथ से गया ही समझो। पहले ही उस बुढ़ी का दिमाग हमेशा चढ़ा रहता है। ऐसे में तुमने आज जिस तरीके से माँ से बात की है, अगर तुमने ऐसा ही बर्ताव रखा तो हमें इस घर में से फूटी कोड़ी भी ना मिलेगी, समझी तुम। इसलिए जब तक सब कुछ अपने नाम नहीं हो जाता तब तक चुपचाप अच्छे बनने का नाटक करती रहो और जैसा माँ कहती है बिल्कुल वैसा ही करती रहो। उन्हें इतने प्यार से रखो कि वो खुद अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। आई समझ। तब पिंकी कुछ सोचती हुई बोली, हाँ विनय, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। ये कहकर आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी माँ को जितना हो सके उतना खुश रखूंगी। अब तो पिंकी अपनी सास को खूब खुश रखती और उनका पूरा ख्याल रखती। यहाँ तक कि चाय पानी, कपड़े, बर्तन सभी काम वो खुद ही किया करती और अपनी सास को कुछ भी न करने देती। पिंकी के ऐसे व्यवहार को देखकर शांति जी भी बहुत खुश थी, यही सोचकर कि अब उनकी बहू पूरी तरह बदल चुकी है। शायद बेटे ने इसे समझाया होगा कि माँ से इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, इसलिए पिंकी का व्यवहार इतना बदल गया है। वो मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश थी और अब पिंकी ने धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली और घर की चाबियां भी शांति जी ने पिंकी को ही सौंप दी। आलोक जी बीच बीच में उन्हें सचेत करते रहे कि बेटे की बातों में आकर कहीं अपना घर परिवार उसके नाम मत कर देना। आलोक जी को इस बात का डर इसलिए ज़्यादा रहता था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि शांति जी अपने बेटे की बातों में आकर ऐसा करने से पहले एक बार भी उनसे पूछेगी नहीं। इसलिए आलोक जी थोड़ा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे विनय और पिंकी ने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले ली और घर के सभी काम वे खुद ही संभालने लगे, जिससे शांति जी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब एक दिन विनय और पिंकी शांति जी के पास आए और बोले, माँ हम कितने समय से बस दूसरों के यहाँ काम करते आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया है क्यों ना हम अपना ही काम स्टार्ट करें। इसलिए माँ मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और फिर अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाएं। कब तक दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना। तो शांति जी बोली, हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है। कब तक दूसरों के यहाँ काम करते रहेंगे। अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, पर पहले बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना, उसके बाद ही कुछ शुरू करना। तब विनय बोला, हाँ माँ, मैंने सारी जानकारी ले ली है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अब बस मुझे लोन लेना है, तो लोन के लिए नॉमिनी में मुझे आपके साइन भी चाहिए होंगे। मैंने अपने कागज़ तो जमा करवा दिए हैं, पर अल्टरनेट किसी पर्सन के सिग्नेचर भी मांगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साइन कर दूं और फिर लोन की किस्त तो मैं पटाता ही रहूँगा। तो ये सब एक औपचारिकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका साइन चाहिए इन कागज़ों पर, इसलिए यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने पेन से निशान लगा दिया है। शांति जी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने उन कागज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा और उन कागज़ों पर साइन कर दिए। पेपर्स पर सिग्नेचर होने के बाद विनय और पिंकी दोनों वहाँ से उठकर चले गए। अगली सुबह पिंकी 10 बजे तक भी खाट में पड़ी रही। तब शांति जी ने आवाज़ लगाई, पिंकी 10 बज गए हैं, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं कि राज को स्कूल जाना है। तब पिंकी अपनी सास पर उल्टा भड़कते हुए बोली, क्यों, अगर मैं नहीं उठी तो क्या राज स्कूल नहीं जाएगा? तू क्या अचार डाल रही थी? तुझे इतना भी होश नहीं था कि लड़की के स्कूल जाने का समय हो रहा है, इसे स्कूल पहुंचना है। अपने लिए अपनी बहू के मुंह से इस तरीके की भाषा सुनकर शांति जी को सदमा लगा और वो बोली, पिंकी ये किस तरह से बात कर रही है तू मुझसे? तब पिंकी उनसे और भी बदतमीजी करते हुए बोली, अरे महारानी को बुरा लग गया,
और क्या तेरे पैर धोकर पीऊं? चुपचाप किचन में जाकर चाय बना ले। और हाँ, कल से 5 बजे उठकर सारा काम निपटा दिया कर। राज को 7 बजे स्कूल जाना होता है, उससे पहले सारा काम निपटा दिया कर। आई समझ? इतना कहकर पिंकी अपने कमरे में चली गई और इधर विनय ऊपर से आया और बोला, क्या माँ, अभी तक मेरा लंच तैयार नहीं हुआ? मुझे कितना लेट हो रहा है। फटाफट मेरा लंच पैक कर दो, आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। शांति जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? ये दोनों किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? फिर भी उन्होंने कुछ ना कहा और अपने बेटे को लंच बना कर दिया। इधर विनय तो ऑफिस निकल गया और पिंकी, उसने तो शाम तक शांति जी का बुरा हाल कर दिया। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसने 1 मिनट भी बैठने ना दिया और ना ही आराम करने दिया। जब शांति जी के बस में कुछ ना रहा तो वो बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर लेट गई और इधर उनकी बहू उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, कुछ काम धाम नहीं है क्या जो यहाँ मजे से पड़ी हो? शांति जी बोली, पिंकी बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहली बात तो ये कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, आया समझ? और दूसरी बात ये कि मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरी मर्जी से उठो और तेरी मर्जी से ही बैठो। मेरा जब मन करेगा मैं तब लेटूंगी और तब आराम करूंगी। तेरी आज्ञा नहीं मानूंगी, तेरी मर्जी से सब काम नहीं करूंगी। तब पिंकी तीखी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, तू मेरी मर्जी ही मानेगी और मेरी ही अनुसार काम करेगी और आज के बाद तो मेरी नौकरानी ही है। अपनी बहू की बात सुनकर शांति जी को बहुत अजीब लग रहा था और आलोक जी अभी तक चुप थे, सब कुछ सुन रहे थे और कुछ ना बोले। इधर पिंकी शांति जी को खरी खोटी सुनाकर चली गई और शांति जी बस उदास सी बैठी रही। शाम होने के बाद जब विनय ऑफिस से आया तो पिंकी ने न जाने विनय को क्या क्या कह दिया और विनय दमदमाता हुआ शांति जी और आलोक जी के कमरे में आया और उन पर चिल्लाने लगा। फिर से आज वही सब हो रहा था जो 8 साल पहले हुआ था जब विनय पहली बार घर छोड़कर गया था। आज फिर से बिना किसी बात के विनय अपने माता पिता के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था। वो दूर ही थे, पर अब विनय अपनी माँ से बहस करते करते इतनी बदतमीजी पर आ गया कि उसने आज शांति जी पर हाथ उठा दिया और जैसे ही वो उन्हें थप्पड़ मारने वाला था कि पीछे से आकर आलोक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और तेज झटके के साथ विनय को धक्का दिया और बोले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? खबरदार, जो मेरी पत्नी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी नालायक औलाद है। तब उनका बेटा विनय गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अभी तक तो तेरी बीबी पर ही हाथ उठाया था, पर लगता है कि तुझे भी कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वो जैसे ही अपने पिता की ओर बढ़ा कि आलोक जी ने बालकनी से एक डंडा उठाया और अपने बेटे को पीटने लगे। अपने पिता के डंडे को पकड़कर पीछे धकेलते हुए और कहता हुआ बोला, बुड्ढे खबरदार, जो इस डंडे से मुझे छूने की कोशिश भी की तुम दोनों को पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। दोनों अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर शांति जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बेटा है। वो अपने बेटे से कहने लगी, विनय, आखिर क्या हुआ है? तू इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है और ये सब तू क्या कह रहा है? तब विनय बोला, जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। या तो तमीज से इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, वरना तो अपने रहने का ठिकाना कहीं और देख लो। इस घर से निकल जाओ, यहाँ पड़े पड़े हराम की खाने को नहीं मिलेगी, आया समझ? अगर काम कर रहा है तो ठीक है, वरना निकल जाओ इस घर से बाहर। ये सब सुनकर शांति जी चौंक गई और आलोक जी की ओर देखने लगी। तब उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। शांति जी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वे आलोक जी के आगे खड़ी होकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझसे पहले ही कहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी एक ना सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे कारण आज हम दोनों घर से बेघर हो गए।
आलोक जी ने शांति जी को शांत कराया और बोली, अरे भाग्यवान, कितना सोचती हो, परेशान मत हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई घर से बेघर कर सकता है। तुम बस कुछ देर रुको और बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ पहुँची और विनय का गेट खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही विनय चिल्लाया, तुम दोनों फिर आ गए, निकलो यहाँ से। कि तभी उन दोनों के पीछे से कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और बोले, अच्छा तुमसे पूछ कर जाएंगे घर के बाहर। पुलिस को देखकर विनय बोला, आप सब, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब पुलिस वालों ने विनय को पकड़कर और घसीट कर साथ ले जाने लगे। विनय चिल्लाता रहा, मैंने क्या किया है, क्यों मुझे अपने साथ ले जा रहे हो आप लोग? तब पुलिस वाला बोला, जबरदस्ती किसी के घर पर कब्जा करना भी एक अपराध ही है। तब विनय ने कहा, नहीं सर, ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं ही हूँ। रुकिए आप, मैं आपको कागज लाकर दिखाता हूँ। विनय अपनी अलमारी से कागज लेकर आया। ये वही कागज थे जो धोखे से शांति जी से लिए गए थे। इन कागजों को देखकर शांति जी पूरी तरह चौंक गई। उन्हें एक के बाद एक शौक देने वाली खबर जो मिल रही थी, वो बोली, विनय तूने तो कहा था कि ये लोन के पेपर है और ये सब घर के पेपर थे, मतलब तूने धोखे से मेरे घर को अपने नाम कर लिया। ये सब सोचकर शांति जी रोने लगी और गुस्से में विनय को थप्पड़ मारने लगी। विनय उन्हें धक्का देकर दूर करते हुए बोला, मुझे छूने की जरूरत नहीं है सर, ये घर मेरा है और ये दोनों बिना बात ही सुबह से परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से भगा रहा हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा, अच्छा ये घर तेरा है, लेकिन इस घर के असली कागज तो आलोक जी के पास है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना आलोक जी? आलोक जी ने गर्दन हिलाकर कहा, जी सर, असली कागजात मेरे पास है। इस आदमी ने नकली कागज बनवाकर मेरा घर हथियाने की कोशिश की है। बस आलोक जी ने असली कागज पुलिस वालों के हाथों में रख दिए और साथ ही अब तक आलोक जी का वकील भी आ चुका था। आलोक जी के वकील ने सारे कागजात देखे और पुलिस वालों को बताया कि यही घर के असली कागजात है। पुलिस तुरंत ही धोखाधड़ी करने के इल्जाम में विनय को लेकर गई और उसकी खूब खातिरदारी की। इधर पिंकी को भी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। अब राज अपने दादा दादी के साथ था, लेकिन राज भी बहुत छोटा था। उसे दादा दादी के साथ साथ माँ पापा की भी ज़रूरत थी। इसलिए अपने पोते के बारे में सोचकर आलोक जी ने पिंकी और विनय को जेल से रिहा करवा दिया, लेकिन उन दोनों को भविष्य में कभी अपने पास भी ना भटकने की चेतावनी देकर अपने घर से भगा दिया। अब विनय शहर में ही कहीं और किराए पर रह रहा है और आलोक जी और शांति जी अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बने हुए अपने घर में रह रहे हैं। इसके कुछ हिस्से को उन्होंने किराए पर दे रखा है, जिससे आराम से उनका खर्चा चल जाता है और वो अपने परिवार में बिना अपने बच्चों के भी खुश हैं। उनका मानना है कि जैसे उनका बेटा है, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। इसलिए वे दोनों बिना औलाद के ही खुश हैं और अनाथ बच्चों की मदद करते रहते हैं। हर रविवार अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलकर उन्हें कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ बांट कर आते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है और उन बच्चों को भी खुशी मिलती है। प्रिय दोस्तों, असल में माँ बाप को लात मारने की प्रथा औलाद माँ के पेट से ही शुरू कर देती है। बस फर्क इतना है कि पेट में लात खा के माँ बाप फूले नहीं समाते, लेकिन बुढ़ापे में लात पड़ने पर आंसू रोक नहीं पाते। दोस्तों कहते हैं ना, पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर वो छांव हमेशा ठंडी देता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़े करते हैं, लेकिन अगर औलाद विनय जैसी निकल जाए तो क्या कर सकते हैं। जो आलोक जी ने फैसला लिया वो सही लिया या गलत? अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।